हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमारा 14th चैप्टर है। आज हम अपना 14th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो इस लेक्चर, ये ज्यादा बड़ा चैप्टर है बट इसका काफी सारा पार्ट डिलीटेड है, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला कवर अप करने में। मैं बता देती हूँ कौन कौन सा पार्ट डिलीटेड है। सक्सेशन वाला पार्ट डिलीटेड है, इकोलॉजिकल सक्सेशन और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। ठीक है, ये दो आपके पार्ट जो है वो डिलीटेड है इस चैप्टर के। सिर्फ हमें दो ही हेडिंग पढ़नी है। पहला तो इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स, दूसरी हेडिंग पढ़नी है एनर्जी फ्लो। ठीक है, इस दो हेडिंग और एक और चीज, डिकम्पोजिशन। इन 3 हेडिंग में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली 3 लेक्चर में मैं इस चीज को फिनिश कर दूंगी, एक लेक्चर में एक टॉपिक पूरा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, प्रीवियस चैप्टर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में। ऑर्गेनिज्म होता है, फिर वो बनाता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी प्लस एबायोटिक सिस्टम मिलकर के बनाते थे इकोसिस्टम। सो वंस अगेन मैं डेफिनेशन दोहरा रही हूँ। इकोसिस्टम इज द रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, यानी लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग के बीच में जो इंटरेक्शन है उसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। इंटरेक्शन मतलब जो हमारे बीच में बोलचाल है, जो हमारे बीच में संवाद है, एक दूसरे को हमें हमारी जरूरत है, इन्वायरमेंट को हमारी जरूरत है, हमें इन्वायरमेंट की जरूरत है। तो आपस में हम दोनों क्या है, रिलेटेड हैं। जैसे एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, और एयर को हमें क्या देना है, कार्बन डाइऑक्साइड देना है। तो हमारा और एयर का, एटमॉस्फेयर का रिलेशन है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड। ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हैं, तो उस सभी रिलेशन को हम कहते हैं इकोसिस्टम। ओके, मैं डेफिनेशन फिर से लिख दे रही हूँ, डेफिनेशन याद रखना, शॉर्ट आंसर्स में पूछता है। इकोसिस्टम is the it is the interaction it is the interaction between abiotic, abiotic मतलब नॉन लिविंग, मैंने बताया था आपको प्रीवियस चैप्टर में। abiotic एंड बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग बींग्स। सो बायोटिक और एबायोटिक के बीच के इंटरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम क्या आपसे जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपसे कहता है व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, या आपसे पूछता है हाउ द इकोसिस्टम फंक्शन, फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। कंपोनेंट्स या कह सकता है फंक्शनिंग, फंक्शनिंग, या आपसे कह सकता है एस्पेक्ट्स। ठीक है, या फंक्शनल एस्पेक्ट्स, कुछ भी कह सकता है। मतलब इकोसिस्टम आपका किस तरह से काम करता है और कौन कौन से पार्ट है इसके, किस पार्ट में इकोसिस्टम कंप्लीट होता है। अगर किसी प्लेस में वो सारे पार्ट होंगे तभी हम उस प्लेस को इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो इकोसिस्टम के 4 कंपोनेंट होते हैं बेटा। अगर कहीं भी ये 4 चीजें आपको मिल जाए तो आप कहोगे हाँ, ये पूरा क्या है, एक इकोसिस्टम है। चलो समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें क्या होना चाहिए, पहला कंपोनेंट क्या होना चाहिए, पहला कंपोनेंट होना चाहिए आपकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट होना चाहिए डिकम्पोजिशन, तीसरा होना चाहिए एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो, और चौथा होना चाहिए न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, साइकिलिंग। जहां भी ये 4 प्रोसेस हो रही हैं वो प्लेस क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लो कोई फॉरेस्ट है, क्या है फॉरेस्ट, आई एम सॉरी, फॉरेस्ट को मैंने फॉरेस्ट ही लिख दिया। ये क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है, एक मान लेते हैं फॉरेस्ट है। आपको मैच करना है, फॉरेस्ट में अगर ये 4 चीजें मिल जाएंगी तो आप कहोगे हाँ, फॉरेस्ट क्या है, एक इकोसिस्टम है। कैसे चेक करोगे, देखते हैं। क्या फॉरेस्ट के अंदर प्रोडक्टिविटी है, मतलब फॉरेस्ट के अंदर कोई ऐसा है जो अपना खाना खुद बना सकता है? बिल्कुल है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर क्या है, प्रोडक्टिविटी है। पहला पॉइंट मैच हो गया। दूसरा डिकम्पोजिशन, क्या फॉरेस्ट के अंदर कोई ऐसा है जो अगर फॉरेस्ट की पत्तियां गिर गई तो उसे डिकम्पोज करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देगा? ऑफकोर्स है। फॉरेस्ट के अंदर कीड़े मकोड़े भी तो होते हैं, बैक्टीरिया भी तो होते हैं जमीन में, है ना? तो क्या होता है, अगर पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं जमीन पे तो वो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिकम्पोज कर देता है, यानी कि धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो धरती में समा जाती हैं पत्तियां, धीरे धीरे सड़ गल के क्या हो जाती हैं, धरती में समा जाती हैं।
तो यानी कि किसी ने फॉरेस्ट की पत्तियों को क्या किया, डिकम्पोज किया, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन भी फॉरेस्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या एनर्जी जा रही है, चेक करते हैं। फॉरेस्ट के अंदर जीव भी होंगे, कोई एक ऑर्गेनिज्म भी होगा, है ना, जैसे एनिमल्स भी कोई हो सकता है, लायन, डियर, गोट, बकरी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो बकरी ने पत्ते को खाया, पेड़ के पत्तों को बकरी ने खा लिया, ठीक है। तो क्या पेड़ की एनर्जी बकरी के अंदर चली गई पत्ते के द्वारा? यस। बकरी ने जब पत्ता खाया तो उसे क्या मिली, एनर्जी मिली। तो क्या एनर्जी का फ्लो हुआ प्लांट से बकरी के अंदर? यस। यानी कि एनर्जी फ्लो भी क्या हो रहा है। एनर्जी फ्लो भी क्या है, हो रहा है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग मतलब बेटा, अगर फॉरेस्ट का कोई मान लो पेड़ है, पेड़ के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, क्या वो न्यूट्रिएंट्स वापस में से धरती में मिल सकते हैं या उस हवा में जा सकते हैं? हाँ। कैसे, देखो, प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है और ऑक्सीजन क्या, सॉरी, प्लांट ऑक्सीजन बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेता है, यानी एटमॉस्फेयर के साथ वो एक्सचेंज कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ठीक है। और जब प्लांट मर जाता है तो उसका डिकम्पोजिशन होके उसके सारे न्यूट्रिएंट्स धरती में मिल जाते हैं। तो क्या न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग चली? हाँ, न्यूट्रिएंट्स का साइकिल चल रहा है। तो इसमें न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी क्या हो रही है, हो रही है। यानी फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम। जिस भी प्लेस पे आपको ये चार चीज मिल जाए आप कहोगे इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं कहूं कि एक पानी की बूंद है, क्या है, पानी की बूंद, ठीक है, ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या ये एक इकोसिस्टम है? हाँ बेटा, एक पानी की बूंद भी एक इकोसिस्टम है। समझना कैसे, अगर ये पानी की बूंद बहुत साफ नहीं है तो, ठीक है, डिस्टिल वाटर नहीं, आरओ का पानी नहीं, नॉर्मल पानी की बूंद है जो आपके तालाब वगैरह का पानी है, उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, बिल्कुल होंगे। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कोई ऐसा होगा जो फोटोसिंथेसिस करता होगा, यानी प्रोडक्टिविटी करता होगा, कोई ऐसा होगा जो डिकम्पोजिशन करता होगा, डिकम्पोजिशन करता होगा, कोई ऐसा होगा जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता होगा, यानी क्या होती होगी, एनर्जी फ्लो होती होगी, और कोई ऐसा होगा जो क्या होगा, जिसके मरने पे सारे उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में मिल जाते होंगे वापस से, यानी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती होगी। किसी भी कंपोनेंट में किसी भी जगह पे चारों चीज मिल जाए आपको तो आप उसे क्या कहोगे, इकोसिस्टम। सो एक बात ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम, smallest ecosystem is drop of water, is drop of water, ठीक है। अगर मैं कहूं मैंने कोई पानी ले रखा है, मैंने सपोज करो इस ग्लास में पानी ले रखा है, ठीक है, अभी है नहीं, खत्म हो गया, मैंने पी लिया था। इस ग्लास में मान लो पानी रखा है और मैंने आरओ से पानी लाया है या डिस्टिल वाटर लाया है, तो वहां पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, तो क्या ये इकोसिस्टम है? ना बाबा ना, ये इकोसिस्टम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। साफ सुथरा पानी पीते हो तुम्हारी तरह थोड़ी चाय जो पी लिया। चलो, तो देखो, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम में चार चीजें पूरी होनी चाहिए तभी हम उसे इकोसिस्टम कहेंगे, और ये चार कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तो मैंने एग्जांपल लिया, आपको ये ध्यान रखना है कि चार पॉइंट्स क्या होते हैं इकोसिस्टम में आते हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। ओके, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ये चार चीज क्या होते हैं, आपके इकोसिस्टम बनाते हैं। क्लियर? हमें हेडिंग वाइज इन सारे को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहली हेडिंग में हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी, फिर हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन, उसके बाद पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ तीन हेडिंग पढ़नी है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन एंड एनर्जी फ्लो। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लेते हैं प्रोडक्टिविटी। अभी जो मैंने पढ़ा है इसमें से आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बस ये दो चीजें। अभी डिटेल बताऊंगी मैं कंपोनेंट की, आप चिंता मत करो, अभी बस नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कि है प्रोडक्टिविटी, मैं इस पूरे को मिटा रही हूँ और मैं लिख रही हूँ प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, राइट? मैं चेक कर लूँ मेरा माइक ऑन है, ऑन है। नहीं तो मुझे फिर से दोबारा बनाना पड़ता है एंड फिर आपका रह जाता है, राइट? ऐसा कई बार हो गया कि मेरा माइक ऑफ हो जाता है बीच बीच में
और ऑफ क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। एक्चुअली मैं इतना यूज करती हूँ इसको कि डिस्चार्ज होता था बेचारा, और ये बताता नहीं है कि मैं डिस्चार्ज हो गया, ऐसे टू टा कुछ नहीं बोलता, आराम से धीरे से डिस्चार्ज हो जाएगा, मैं बोलती रहूंगी, मुझे पता भी नहीं चलता। चलो, नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी क्या होती है बेटा, ये फर्स्ट कंपोनेंट है इकोसिस्टम की। ठीक है, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास per year is productivity of any ecosystem। मतलब बायोमास प्रोडक्शन मतलब कि खाना बनाना। बायोमास को आप फूड कह सकते हो, ठीक है, बायोमास को क्या कह सकते हो, फूड। यानी किसी इकोसिस्टम में कोई तो ऐसा होगा जो खाना बना रहा होगा। जैसे हम जहाँ रह रहे हैं, जो इकोसिस्टम है, वहां पे प्लांट्स खाना बनाते हैं, और प्लांट्स को क्या करते हैं, हम खाते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। आप कहोगे मैम हम तो मुर्गी खाते हैं, तो बेटा आप अगर मुर्गी खाते हो तो मुर्गी तो प्लांट्स को खाई होगी ना, मुर्गी प्लांट्स का दाना खाई होगी, तभी मुर्गी बनी है। यानी इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे ही डिपेंड है, भले हम मुर्गी खाते हो तब भी प्लांट्स पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो किसी भी इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी कौन करता है, प्लांट्स। यानी खाना कौन बनाता है, प्लांट्स। कैसे बनाएगा, फोटोसिंथेसिस से, राइट। सो फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने क्या बनाया, खाना बनाया, और वही क्या है, बायोमास प्रोडक्शन है। तो किसी एरिया में कितना बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है एक साल में, उसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ओके, उसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट इकोसिस्टम। अगर मैं कहूँ एक जंगल है, मेरे आसपास तो फरिंदा जंगल है, तो फरिंदा का जो जंगल है, उस पूरे जंगल की साल की प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसको हम कहेंगे साल का बायोमास कितना बन रहा है, उसको हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट इकोसिस्टम। ओके, फरिंदा जंगल की प्रोडक्टिविटी क्या है, जितनी भी आएगी उतनी बायोमास प्रोडक्शन की क्या होगी, प्रोडक्टिविटी, राइट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पर ईयर इज योर प्रोडक्टिविटी। इसको हम जरा यूनिट देख लेते हैं इसकी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी। बायोमास मतलब एनर्जी बनाना, मतलब खाने से क्या मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है ना। जैसे किसी भी खाने पे लिखा होता है इसमें इतना कैलोरी है, एनर्जी है, 10 कैलोरी है, 20 कैलोरी है। चिप्स का पैकेट उठा के देखोगे, उसके पीछे लिखा होता है कितना कैलोरी है, हर चीज में। जैसे मान लो मेरे पास ये बॉटल है, तो इस बॉटल के कहीं ना कहीं लिखा होगा कि कितना कैलोरी इसमें एनर्जी है। इसमें लिखा हुआ है एनर्जी 42 कैलोरी, तो इसमें 42 कैलोरी एनर्जी है। ऐसे ही हर चीज में एनर्जी होगी, हर फूड वाले कॉम्पोनेंट में एनर्जी होती है। तो एनर्जी को हम किलो कैलोरी में नापते हैं, है ना, किस में नापते हैं, किलो कैलोरी। ठीक है, पर ईयर आप कह सकते हो, पर ईयर। -1 का मतलब पर ईयर। आपने अगर फिजिक्स जरा सी पढ़ी हो तो 1 बटे कुछ अगर लिखते हैं ईयर, तो इसका मतलब होता है पर ईयर। ठीक है, ईयर पावर -1, ऐसा हम लिखते हैं कुछ। थोड़ी सी यहाँ पे मैथ्स, आप फिजिक्स आ गई आपकी। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, इस तरह से बायो प्रोडक्टिविटी को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। मैं आपके लिए अच्छे से बता देती हूँ। हाँ, किलो कैलोरी पर ईयर। अच्छा, एक और बात, आप इसमें ये भी बता सकते हो कितने एरिया के लिए आप बता रहे हो, तो एरिया के लिए आपको मीटर स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। एरिया के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। ओके, जस्ट अ मिनट। आप इसे क्या लो, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, एरिया का मतलब फॉर्मूला होता है ना, अगर स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, राइट। सो लेंथ इंटू विड्थ फॉर्मूला होता है, तो आप उसे क्या कहते हो, मीटर स्क्वायर कहते हो, मीटर स्क्वायर। और आप क्या कहोगे, पर ईयर, पर ईयर। ऐसा होता है यूनिट प्रोडक्टिविटी का, राइट। नेक्स्ट, ये यूनिट हो गया प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी का यूनिट आप ध्यान रखना और इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना। शॉर्ट आंसर में कभी कभी पूछ लेता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। ओके, यूनिट खास करके ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको दे देता है। ओके, इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा। प्रोडक्टिविटी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी दो टाइप की होती है, एक होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होती है आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एक होती है नेट, एक होती है ग्रॉस, राइट। दूसरा होती है आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी।
ठीक है। देखो, होता क्या है, प्लांट जो खाना बनाता है, प्लांट ने जितना खाना बनाया अपनी लाइफ में, वो उसकी क्या कहलाएगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट बायोमास, नेट नहीं कहूंगी मैं यहाँ पे, मैं कहूंगी बायोमास, बायोमास सिंथेसाइज्ड बाई प्लांट्स। प्लांट ने कितना बायोमास या कितना फूड बनाया, इसको हम कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर प्लांट ने बनाया तो खुद भी तो खाएगा, खुद भी तो इस्तेमाल करेगा, खुद के इस्तेमाल करने के बाद जितना बच गया प्लांट के पास, उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। क्या कहोगे आप, इसे कहोगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। आर मतलब रेस्पिरेटरी लॉस, यानी जितना उसने खुद खर्च कर लिया उसके बाद जो बचा उसे कहोगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अभी मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगी, आपको स्क्रीन पे दिखा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं स्क्रीन पे लिख दे रही हूँ आपके लिए। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का सीधा सा मतलब होता है कि जितना प्लांट ने बनाया उसमें से कुछ यूटिलाइज कर लिया, जिसे आप रेस्पिरेटरी लॉस कहोगे। आर मतलब रेस्पिरेटरी लॉस, रेस्पिरेटरी लॉस, यानी कि कुछ उसने खुद इस्तेमाल कर लिया और इस्तेमाल करने के बाद जो उसके पास बच गया उसको कहोगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब ये किसके लिए बचा है, अब इस प्लांट को जो भी एनिमल खाएगा उसके अंदर एनपीपी चला जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी चली जाएगी। ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके अंदर जाएगी, जो भी एनिमल उसे चरेगा या खाएगा। ठीक है। चरते हैं ना, जीव तो चर जाते हैं, जैसे तुम भी चरते रहते हो गाय भैंस की तरह। ठीक है। तो क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो बायोमास प्लांट के पास अवेलेबल है किसी अदर के लिए, किसी को भी वो दे देगा, वो उसके पास बचा खुचा खाना है, ऐसा कह सकते हो आप। ये बचा खुचा खाना जब कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा तो उसे कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर मतलब खाने वाला, कंज्यूमर मतलब खाने वाला। कंज्यूमर के पास क्या जाता है, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जाती है। और उसके बाद ये भी क्या करेगा, ये भी अपना कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेगा और कुछ ना कुछ बचा के रखेगा। तो ये जो बचा के रखेगा उसे कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, यानी बायोमास, बायोमास सिंथेसाइज्ड बाय, सिंथेसाइज्ड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एसपी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। वंस अगेन इस पूरी चीज को देखते हैं, मैं एक फॉर्मूला के थ्रू आपको दिखाती हूँ। ठीक है। मैं इस पूरे को मिटा रही हूँ, फिर फॉर्मूला के थ्रू आपको बताती हूँ। देखो, एक होती है आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। जी फॉर ग्रॉस। ग्रॉस क्या है, जितना प्लांट ने बनाया, अपनी भाषा में लिख लो ताकि आपको समझ में आए, जितना प्लांट ने बनाया, प्लांट ने बनाया। ठीक है। ये सारा क्या है, ग्रॉस। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर होता है आपका अच्छा एक मिनट, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, प्लांट ने बनाया। ठीक है। इसमें से प्लांट ने कुछ बचा के रखा होगा और कुछ क्या कर दिया होगा, लॉस कर दिया होगा। ठीक है। आर मतलब रेस्पिरेटरी लॉस, लॉस। इसमें से क्या करेगा, कुछ प्लांट खर्च कर देगा, इसका मतलब खर्च एनर्जी, जितना प्लांट ने खर्च कर दिया। और ये नेट मतलब क्या है, इतना उसने क्या रखा है, बचा के रखा है, इतना क्या रखा है उसने, बचा के रखा है। अब ये बचा हुआ किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास। ये बचा हुआ किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर के पास एनपीपी है, प्लस इसी में से वो क्या कर देगा, रेस्पिरेटरी लॉस कर देगा, रेस्पिरेटरी रेटरी लॉस। इसमें से कुछ वो क्या करेगा, इस्तेमाल कर लेगा, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉस, यानी उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब खर्च करने के बाद कंज्यूमर के पास जितना बचता है उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। द फूड विच कंज्यूमर हैज लेफ्ट ओवर विथ इट, ताकि उसे दूसरा ऑर्गेनिज्म ले सके, दैट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और यू कैन से दैट बायोमास सिंथेसाइज्ड बाय कंज्यूमर इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। राइट। तो इतनी बात आप ध्यान रखोगे। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रॉस क्या है, रेस्पिरेटरी लॉस क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। याद करने की छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। नेट मतलब होता है ना, कहते हैं कि नेट तुम्हारा कितना आ रहा है खर्चा, नेट खर्चा कितना आ रहा है, नहीं सब कुछ जोड़ घटा के नेट बचता है। तो नेट मतलब बचा हुआ, नेट मतलब क्या, बचा हुआ। और ग्रॉस मतलब टोटल, ग्रॉस मतलब टोटल। ठीक है। और नेट मतलब क्या है, बचा खुचा जितना उसके पास, प्लांट के पास है। और यही बचा खुचा किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर भी कुछ लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। राइट।
इतना आपका है प्रोडक्टिविटी में। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से खत्म होती है। कल हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन के बारे में। कोशिश करूंगी आज ही वीडियो बन जाए। हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन के बारे में, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिकम्पोजिशन, उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी फ्लो, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो हमारा 14वां चैप्टर स्टार्ट हो गया है, 15वां भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 जुलाई तक आपके ये सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। फिर हम स्टार्ट कर देंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी मैं कोशिश करूंगी 5 से 6 तारीख तक आपका खत्म हो जाए, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।